तो ठीक है, विल स्टार्ट। हम लोग कर रहे हैं ड्यूअल नेचर, राइट? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो we are doing this effect of frequency on the incident radiation on stopping potential. So if the frequency changes of the light, that is for the given material, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और क्या बोलते हैं या कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल फोटो करंट के बीच में ये ग्राफ बना था ऊपर वाला। और अगर फ्रीक्वेंसी वर्सेस क्या बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का अलग अलग मटेरियल के ग्राफ बना है, तो हमारे पास ये ग्राफ बनता था। और ये ग्राफ जो है अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, उसके बाद ही करंट या इलेक्ट्रॉन्स बाहर बाहर आएंगे तो करंट फ्लो होगा। उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही नहीं आएंगे। और ये जो लाइन बनी थी अलग अलग मेटल्स के लिए, ये पैरेलल लाइंस है जिसका स्लोप कांस्टेंट है। ओके तो ये दोनों चीजें स्टडी कर ली थी। अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उस पॉइंट को एक बार स्टडी कर लेते हैं। फॉर अ गिवन photosensitive material frequency of incident radiation above the threshold frequency, photoelectric current is directly proportional to the intensity of the incident light. ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है, उसको डायरेक्टली समझते हैं। अगर मटेरियल कांस्टेंट है, मतलब सेम मटेरियल ले लिया कोई सा भी, जैसे सोडियम ले लिया और कोई फ्रीक्वेंसी चूज कर ली, मतलब ये अब ऊपर जितने भी पॉइंट्स किए ना उन सबका एक समरी बना रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो ऊपर जितने भी पॉइंट्स है उनका समरी बना रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं, अगर मटेरियल फिक्स है फॉर अ गिवन मेटल, फॉर अ गिवन मेटल, ठीक है, एंड गिवन फ्रीक्वेंसी, दोनों फिक्स हो गई। अब हम क्या चेंज कर सकते हैं? वी कैन ओनली चेंज द इंटेंसिटी। तो चेंज क्या होगा? चेंज सिर्फ इंटेंसिटी होगी। इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज या डिक्रीज करना। नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज होंगे, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे, यानी कि फोटो करंट चेंज हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगी, मतलब जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतना ज्यादा फोटो करंट होगा। दूसरा, हाँ, यहाँ पे प्रोवाइडेड की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, नहीं तो करंट फ्लो ही नहीं होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम पे कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट हो, इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही नहीं सकते। ओके, for a given photosensitive material frequency of incident radiation, saturation current is found to be proportional to the intensity of incident radiation, whereas stopping potential is independent of its intensity. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर मटेरियल फिक्स है और फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो करंट इंक्रीज होगा। लेकिन जो सेचुरेशन करंट है वो तो आ जाएगा एक लिमिट के बाद। और जो सेचुरेशन करंट है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, है ना? इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इंडिपेंडेंट, क्यों? स्टॉपिंग पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। सैचुरेशन करंट तो इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ना, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, अगेन देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ बिल्कुल सही, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम अगर ये होगी फ्रीक्वेंसी किसी भी लाइट की, तो लाइट कितनी भी इंटेंस हो, फोटो करंट होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे ही नहीं। Above the threshold frequency, the stopping potential equivalently, the maximum quantity of emitted photoelectrons increases linearly with the frequency.
और अगर एक बार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉन एक बार बाहर आने शुरू हो गए, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगी वो फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली इंक्रीज होगी, वो फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली इंक्रीज होगी। बट काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट। के मैक्स जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ध्यान रख लेना, व्हेन इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बट independent of intensity. जी हम ये सब चीजें कर चुके हैं एक्चुअली। हम लोग जब एक्सपेरिमेंट में कर रहा था मैं सब सारी चीजें बता चुका हूँ। मैं बार बार इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन को किसी भी एंगल से घुमा फिरा के पूछा जाए तुम्हारे को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या एग्जाम में क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव हो बोर्ड में या नीट या जेई का क्वेश्चन है, किसी भी एंगल से घुमा फिरा के पूछे तो तुम्हें बार बार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तुम्हें एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए कौन सी चीज किस पे डिपेंड करती है और कौन सी चीज किस पे डिपेंड नहीं करती है। Photoelectric emission is an instantaneous process without any apparent time lag, even when incident radiation is made exceedingly dim. देखो इंटेंसिटी से कुछ फर्क पड़ता नहीं है फोटो करंट को, हाँ, लेकिन यही तो एक पॉइंट है जिससे इसका पार्टिकल नेचर प्रूव होता है। और पॉइंट क्या है? फोटो करंट इज इंस्टेंटेनियस। इसको भी डिस्कस किया जाएगा, इसका क्या मतलब है इंस्टेंटेनियस। दैट इज इट as soon as the light is incident the electron come out कितने टाइम में? इट इज -9 सेकंड में। तो ब्लिंक ऑफ द आई से भी कम हो गया, राइट? इतने कम टाइम में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है एंड दिस बेसिकली प्रूव्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। कि अभी तक जो तो अपन ने ऑब्जर्वेशन किए ना, उसमें तो मैं बोल रहा था कि वो फोटोन है जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, वो फोटोन है जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। एक्सपेरिमेंट तो यही बोलता है कि लाइट इंसिडेंट हुई और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा है। लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे, फोटो करंट इंक्रीज होगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल, कलेक्टिव पोटेंशियल इंक्रीज करो, क्या बोलते हैं, फॉर द गिवन मटेरियल स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स है, फॉर डिफरेंट मटेरियल स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज अपन ने स्टडी कर ली। लेकिन इसमें पार्टिकल नेचर कहां से आ गया? ये किसने बोला कि लाइट फोटोन से बना हुआ? ये तो मैं बोल रहा था कि लाइट फोटोन से बना हुआ। इस एक्सपेरिमेंट से ये कैसे पता चल रहा है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है? और वो इस आर्ग्यूमेंट से कि फोटो करंट इज इंस्टेंटेनियस। दैट मीन्स अगर वो इंस्टेंटेनियस नहीं होता तो क्या लाइट वेव नेचर जैसी होती? दैट इज अ पॉइंट जिसको हम बाद में आर्ग्यू करेंगे। फोटो करंट इज इंस्टेंटेनियस, दैट इज द रीजन वी कंक्लूड दैट light is of particle nature. Okay. अभी यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ना, वही आइंस्टाइन की फोटो इक्वेशन ऊपर भी लिखी हुई है। तो आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट में तुम लोगों को बिट्स एंड पीसेस में एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसको डिटेल में देखते हैं। डिटेल में क्या देखते हैं? एक्चुअली डिटेल में देख चुके हैं, अब इसको इस नाम से देखते हैं। मैंने क्या बोला था कि जो सरफेस का इलेक्ट्रॉन है which can be easily removed, this electron can be
इजीली रिमूव। ठीक है, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना है तो इसको कितनी एनर्जी चाहिए? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज जिसको हमने बोला फाई, और ये फाई क्या है? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। डिपेंड करता है कौन से मेटल से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। और जो लाइट इंसिडेंट हुई है उसका जो फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है? एच न्यू। अगर एच न्यू फाइव से ज्यादा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड। और अगर एच न्यू फाइव से कम है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इज नॉट एमिटेड। ठीक है, तो जब एच न्यू फाइव के बराबर होता है तो हम बोल देते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोल देते हैं न्यू नॉट इज इक्वल टू फाइव बाय एच। इसको हम क्या बोल देते हैं? न्यू नॉट। इसको बोल देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है वो इतनी होनी चाहिए। सो दिस न्यू इज व्हाट? ये क्या? मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज फाइव बाय एच। अपने को मालूम है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू क्या हो जाएगा? C बाय लैम्डा। सो C बाय लैम्डा इज इक्वल टू फाइव बाय एच। तो अगर न्यू मिनिमम है तो लैम्डा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ जिसके लिए इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा वो क्या हो जाएगा? एच सी बाय फाइव। यानी कोई भी लाइट जो इंसिडेंट होगी उसकी वेवलेंथ हमेशा इससे कम होनी चाहिए। उसकी वेवलेंथ हमेशा एच सी बाय फाइव से कम होनी चाहिए। हम चाहे तो उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल सकते हैं। हम चाहे तो उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल सकते हैं। अब जब एच न्यू फाइव से ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू फाइव प्लस समथिंग। ये जो एनर्जी है समथिंग, फाइव एनर्जी तो जो सरफेस का इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने में चली गई। तो बाकी एनर्जी कहां जाएगी? जो बाकी एनर्जी है कौन सी एनर्जी? एच न्यू माइनस फाइव। ये बाकी एनर्जी चली जाएगी इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। सो दिस इज इक्वल टू के। और हम इसको के मैक्स बोलेंगे। हम इसको के मैक्स बोलेंगे। क्यों के मैक्स बोलेंगे? क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो सरफेस से बाहर आ रहा है। ये फाइव एनर्जी जो है ना, ये सरफेस को बाहर लाने के लिए काम में आई है। इसीलिए मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल होगी सरफेस के इलेक्ट्रॉन को। तो जो सरफेस का इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ना वो मैक्सिमम काइनेटिक से बाहर आएगा। अगर कोई और इलेक्ट्रॉन है, जैसे कोई और इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, और ये अगर एच न्यू एनर्जी इसको मिलती है तो उसमें से इवन एनर्जी तो एक्सपेंड हो जाएगी इसको सरफेस पे लाने में, और फिर सरफेस से बाहर निकालने में फाइव एनर्जी लगेगी। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी कितनी होगी बाहर जब आएगा? तो एच न्यू माइनस फाइव माइनस ई वन हो जाएगा, विच इज लेस देन एच न्यू माइनस फाइव। यानी कि दिस इज लेस देन के मैक्स। तो मतलब हम जो इक्वेशन लिखेंगे वो ये है, एच न्यू इज इक्वल टू फाइव प्लस के मैक्स। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे उसमें से मैक्सिमम एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की होगी जो सरफेस से बाहर आया। बाकी सबकी एनर्जी जो है वो के मैक्स से कम होगी जो नीचे से आएंगे। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे हो सकता है वो बिल्कुल डीप इनसाइड से आए। डीप इनसाइड से आने में बाहर आते हैं तो उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाए और खाली सरफेस पे आके बैठ जाए, तो इसकी के तो जीरो हो जाएगी। तो बाहर आके भी वही का वही रहेगा। जैसे मैंने बोला था ना, सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट की तरफ जा ही नहीं पाते। क्यों?
क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी नहीं है, जो खाली सरफेस के ऊपर आके बैठा है। ओके, तो Kmax इज h न्यू माइनस h न्यू नॉट, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो सिर्फ सरफेस का इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, वो जीरो काइनेटिक बाहर आएगा। ओके, अब हम इस इक्वेशन को लिखें, Kmax इज इक्वल टू h न्यू माइनस 5। इसको मैं लिख लूं y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो x तो अपना न्यू है, k जो है अपना y है। जैसे जैसे न्यू बढ़ाते जाओगे k बढ़ता जाएगा, और m जो है वो अपना स्लोप हो गया, और माइनस 5 जो है वो अपना y इंटरसेप्ट हो गया। तो अपन इसकी लाइन बनाएंगे, तो लाइन कैसी बनेगी, ऐसी लाइन बनेगी। ये k की मैक्सिमम वैल्यू है जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ये जो एंगल थीटा है, टेन थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा h के बराबर है। h इज आवर स्लोप, और ये जो y इंटरसेप्ट है ये माइनस 5 है, वर्क फंक्शन के बराबर। ये ध्यान रख लो, जब तक हमारी एनर्जी 5 से कम है तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही नहीं सकता है। एच न्यू को 5 से ज्यादा होना ही पड़ेगा, इस रीजन तक तो कभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही नहीं। नेगेटिव कैनेटी तो कभी होती ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर कब आएगा, जब हम यहाँ पे होंगे, न्यू नॉट पे होंगे। ये तो मैंने खाली एक्स्ट्रा पोलेट किया है बताने के लिए कि हमारा ये ग्राफ है। इस रीजन में तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही नहीं रहा, तो के तो काइनेटिक तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती है ना, काइनेटिक एनर्जी हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। एंड इफ यू ड्रॉ द ग्राफ फॉर द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप है, के इज इक्वल टू ई टाइम्स वी एस या वी नॉट। कभी कभी वी एस बोलता हूँ, कभी कभी वी नॉट बोलता हूँ, ये मैंने पहले ही बता दिया था। कर किसी इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस वी से एक्सीलरेट करेंगे तो वर्क डन कितना हो गया, क्यू इंटू वी। वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, विच इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी। सो यही आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले से आ रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के बाय ई। तो अभी हमने जो लिखा था इक्वेशन, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू बाय 5। अब के मैक्स की जगह मैं लिखूंगा ई इंटू वी एस, ई इंटू वी एस इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा एच बाय ई इंटू न्यू माइनस 5 बाय ई। अब अगर मैं इसको देखूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ये रहा, एंड न्यू अपना फ्रीक्वेंसी ये है। तो इसका जो स्लोप होगा, ये न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी है, इसके ऊपर ही स्टॉपिंग पोटेंशियल तो कोई मतलब है, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी उससे कम होगी तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा है। एंड इसका जो स्लोप वाई इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, माइनस 5 बाई ई। और ये जो स्लोप है थीटा,
टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, h/e। ये भी कांस्टेंट है, मतलब कोई भी मटेरियल हो टेन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाओ, के मैक्स का ग्राफ बनाओ, ग्राफ हमेशा ये बनेगा, और अलग अलग मटेरियल की जो लाइनें बनेगी वो पैरेलल होगी, यानी सबका स्लोप सेम रहेगा, खाली सबका वाई इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा। इज दिस क्लियर? Yes. उतार लो इसको, फिर आगे चलते हैं। ये दोनों ग्राफ बन गए हमारे। तो दिस इज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इस पे बात कर ले अपन। द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ वेव। है ना, यही हमने बोला था ना कि व्हाट इज द इंटेंसिटी, डेफिनेशन क्या थी जब मैंने तुम्हारे को नंबर ऑफ फोटॉन्स के टर्म में सिखाया था? एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ध्यान रखना ना, एरिया जो है डायरेक्ट, एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो सपोज अगर लाइट ऐसे आ रही है तो ये वाला एरिया होगा हमारा, हम इस एरिया से कैलकुलेट करेंगे इंटेंसिटी क्या है। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, नंबर ऑफ वट एवर इज द एनर्जी पर यूनिट एरिया, इस एरिया से डिवाइड करेंगे जो भी एनर्जी यहां से क्रॉस करी है पर यूनिट टाइम। सो दिस इज द इंटेंसिटी, इस इंटेंसिटी की लाइट आ रही है। तो अगर अपन ने ये सिलेंडर कंसीडर कर दिया तो हम देखते हैं कि यहां से टोटल एनर्जी कितनी क्रॉस होगी डेल्टा टी टाइम में। डेल्टा टी टाइम में टोटल एनर्जी कितनी क्रॉस होगी? तो वी नो कि लाइट जो है वेलोसिटी सी से ट्रेवल करती है, तो सी इंटू डेल्टा टी टाइम अगर मैं ले लूं तो डेल्टा या टी जीरो जीरो पे जब यहां पे से शुरू करेंगे तो डेल्टा टी टाइम में यहां तक जो लाइट है वो सारी की सारी लाइट जो है इधर से बाहर आ जाएगी, क्योंकि डेल्टा टी टाइम में ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा सी इंटू डेल्टा टी से। तो ये सारी एनर्जी इस एरिया में जो इस वॉल्यूम में है, तो टोटल एनर्जी कितनी बाहर आ रही है? तो एनर्जी कंटेंट इन द सिलेंडर, जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? अगर मैं टोटल एनर्जी को यू बोल दूं तो इंटेंसिटी आई क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन लेंथ। अच्छा, यहाँ पे यू एवरेज करके डिफाइन किया हुआ है, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन किया हुआ है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमने डिफाइन कर रखा है। ओके, सो वी डिफाइन दैट कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, ऐसे डिफाइन कर रखा है।
तो इंटेंसिटी हो जाएगा टोटल एनर्जी कमिंग आउट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, which will be energy per unit volume multiplied by C में। ओके ये कैपिटल यू है और ये स्मॉल यू है, तो डिफरेंशिएट करना। दिस इज टोटल एनर्जी इन गिवन, टोटल एनर्जी किसी वॉल्यूम में, एंड दिस इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल कैपिटल यू क्या है? एनर्जी, टोटल एनर्जी कमिंग आउट इन डेल्टा टी टाइम, टोटल एनर्जी कमिंग आउट इन डेल्टा टी टाइम। और ये जो मैंने डिफाइन किया है, ये जो स्मॉल यू डिफाइन किया वो डिफाइन किया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो U इंटू सी जो मेरे को दे रहा है वो इंटेंसिटी दे रहा है, एनर्जी कमिंग आउट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो ये जो स्मॉल u इंटू सी जो अपने को मिला है, दिस इज आवर इंटेंसिटी, है ना। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी कमिंग आउट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। दिस इज द फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी, विच इज द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी तुम लोगों को ये फॉर्मूला मालूम नहीं है, खाली याद रख लो। लाइट जो है, जब उसको वेव जैसे ट्रीट करते हैं, जब लाइट को वेव जैसे ट्रीट करते हैं, तो हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे ट्रीट करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं। ओके, जब उस थ्योरी में जब लाइट को स्टडी करते हैं, तो जो लाइट की इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है वो आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। यहाँ पे ई नॉट जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, E stands for electric field, E stands for electric field। तो यहाँ पे तो E नॉट लिखा है, सो E नॉट स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं थोड़ा सा डाइल्यूटेड टर्म यूज कर रहा हूँ, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। टेक्निकली स्पीकिंग अपन इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एम्पलीट्यूड इसलिए बोलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ऑसिलेट करता है। वो जीरो से मैक्सिमम तक जाता है, वापस जीरो पे आता है, फिर उल्टे डायरेक्शन में मैक्सिमम तक जाता है, वापस जीरो तक आता है। तो किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो जीरो से लेके ई नॉट तक जाता है, फिर वापस जीरो तक आता है, वापस माइनस ई नॉट तक जाता है, और वापस जीरो तक आता है। तो किसी भी इंस्टेंट टी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, ओके। बट उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ई नॉट होती है। तो जब लाइट को वेव नेचर जैसे ट्रीट किया जाता है, तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है that is defined by this formula half epsilon naught E naught square C, half epsilon naught E naught square C। तो अब अगर अपने को जो टोटल वर्क फंक्शन है, अगर उसकी एनर्जी चाहिए, टोटल वर्क फंक्शन और एनर्जी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी, इतनी एनर्जी इंसिडेंट है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर मेरे को इतनी एनर्जी चाहिए, तो दिस मच ऑफ एनर्जी इनटू दिस एरिया इनटू इतने टाइम में वो एनर्जी गिरेगी। अगर आई इंटेंसिटी को अगर अपन वेव के फॉर्म में ले ले, तो इतने टाइम में इतनी एनर्जी मिलेगी हमारे। ये जो टाइम आ रहा है, दिस टाइम टेल्स की देयर इज सम टाइम लैग, देयर इज सम टाइम लैग बिटवीन द लाइट इंसिडेंट एंड द इलेक्ट्रॉन एमिटेड, ओके। और जब हम न्यूमेरिकली देखेंगे ना, तो टी की वैल्यू बहुत ज्यादा आती है। जब हम न्यूमेरिकली देखेंगे तो इस टी की वैल्यू बहुत ज्यादा आती है। वो भी एक क्वेश्चन है बुक में, वो क्वेश्चन तो हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकली बहुत बड़ा है, बट हम उसके डेटा को जरूर एक बार देखेंगे। दिस टाइम लैग टेल्स की लाइट कैन नॉट बी ऑफ द वेव नेचर। व्हाई?
बिकॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इंस्टेंटेनियसली इन 10⁻⁹ और अगर इसमें देखें तो वर्क फंक्शन जितनी लाइट है, एनर्जी है, उसको 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 गिरने में कुछ टाइम टी लगेगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में कुछ टाइम टी लगेगा, और मैथमेटिकली जब हम उस टाइम टी को कैलकुलेट करेंगे तो टाइम टी बहुत ज्यादा है अगर हम लाइट को वेव फॉर्म में ले और एनर्जी को वेव जैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ऐसे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो। So for photoelectric effect there should be time lag because metal has a work function, but it is observed that photoelectric effect is instantaneous process, hence light is not of wave nature. Hence light is not of wave nature. In fact, इसके पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और हाइगल्स वेव थ्योरी ने वेव नेचर ऑफ लाइट को एस्टेब्लिश कर दिया था। नाउ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ने प्रूव कर दिया कि लाइट का वेव नेचर नहीं हो सकता है। सो नाउ देयर इज नो रीजन लेफ्ट बट टू कंक्लूड दैट समटाइम्स लाइट बिहेव्स एज वेव एंड समटाइम्स लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल। ओके, अच्छा दूसरा है, अगर फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे हमने किससे कंक्लूड किया, टाइम लेग से कंपेयर किया। टाइम लेग से कंपेयर करके हमने बोला कि लाइट वेव नेचर ही नहीं हो सकती। अगर फ्रीक्वेंसी से करें तो किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए था, किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि अगर इंटेंसिटी कम है, सपोज एनर्जी कम है, तो कुछ टाइम बाद ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी। तो इट इज लाइक कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सपोज 5 जूल एनर्जी चाहिए, तो अगर 1 सेकंड में तो 2 सेकंड में, 2 सेकंड में 10 सेकंड में, 10 सेकंड में 15 सेकंड में, तो 5 जूल एनर्जी इंसिडेंट हो ही जाएगी ना। या एक काम कर सकते हो ना, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दो। सी नाउ नॉट पार्टिकल नेचर, आई एम सेइंग द एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को बढ़ाते चले जाओ, इवन दो फ्रीक्वेंसी इज लेस। अगर इंटेंसिटी उतनी ज्यादा कर दो कि जितनी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी मिल जाए, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर आ जाना चाहिए था। सपोज कर लो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 1 जूल की एनर्जी चाहिए, तो लाइट की जो इंटेंसिटी है इट इज लेट्स से 0.5 जूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको 10 जूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कर दो, तो इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी मिल जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाना चाहिए इंटेंसिटी इंक्रीज करके। बट व्हाट वी हैव सीन कि अगर इस लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो चाहे जितनी इंटेंसिटी की लाइट लगा लो, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, चाहे पूरे दिन रखा रहे मैटर। सो दैट इज समथिंग विच डिनाइज द वेव नेचर ऑफ लाइट। अगर सिर्फ एनर्जी चाहिए होती थी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो उतनी एनर्जी तो हम इंटेंसिटी इंक्रीज करके दे सकते थे, बट इंटेंसिटी इंक्रीज करने से बाहर नहीं आ रही। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी बता रहा है कि लाइट का वेव नेचर नहीं है। ओके, दूसरा है कि काइनेटिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन शुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। लेकिन के मैक्स जो है वो ई वी नॉट के बराबर है, वो ये सजेस्ट कर रहा है कि वो तो इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है। एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा तो उसकी के मैक्स कितनी होगी, जितनी एनर्जी उसको मिलेगी। अगर लाइट का वेव नेचर है और लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हो वो भी बढ़ती जा रही है, तो फिर तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी पे कोई रेस्ट्रिक्शन होना ही नहीं चाहिए। तुमने इंटेंसिटी अगर बढ़ा दी तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए थी। ऐसा क्यों रहा है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक पर्टिकुलर फॉर्म इतनी ही एनर्जी ले रहा है, उससे ज्यादा एनर्जी ले ही नहीं रहा, उससे ज्यादा एनर्जी ले ही नहीं रहा। ओके, इसका मतलब जो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो ई वी नॉट से रेस्ट्रिक्ट हो रही है, वो भी डिनाई कर रही है कि पार्टिकल वेव नेचर का। हर एक तरीके से पार्टिकल का वेव नेचर डिनाई होता जा रहा है। और उसके बेसिस पे फिर क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट आई और आइंस्टाइन की जो है ये इक्वेशन आ गई। इज दिस क्लियर? तो हम लोगों ने किस किस बेसिस पे इसको डिनाई कर दिया? पहला तो
टाइम लैग। पहला हमने डिनाई कर दिया, अगर वो क्या बोलते हैं एनर्जी वेव के फॉर्म में होती तो वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी को लेने के लिए हमारे को कुछ टाइम लगता, तो देयर शुड बी अ टाइम लैग। दूसरा हमने डिनाई कर दिया फ्रीक्वेंसी, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट ले लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपने आप ही बाहर आ जाता, चाहे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, चाहे कितनी भी कम फ्रीक्वेंसी हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए था। तीसरा हमने डिनाई कर दिया के मैक्स के बेसिस पे कि के मैक्स जो है वो इक्वल टू ई वी नॉट से रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, जबकि के मैक्स क्या है, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, जितनी ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी उतनी ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को बाहर आना चाहिए था। लेकिन हमने तो देखा कि के मैक्स ई वी नॉट से ज्यादा है नहीं, यानी कि अगर अपन ने इंटेंसिटी बढ़ा दी, बहुत इंटेंस कर दिया लाइट को, लाइट की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो भी इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा एनर्जी से बाहर आ ही नहीं रहा है, मतलब वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास जा ही नहीं रही है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन के पास नहीं जा रही है मतलब। सो दैट इज ऑल्सो डिनाइंग द वेव नेचर ऑफ द लाइट। इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे हमने वेव नेचर ऑफ द लाइट को डिनाई करके पार्टिकल नेचर पे आ गए। The light energy from any source is always integral multiple of smaller energy value called the quantum light। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसको मैंने क्वांटम थ्योरी नहीं बोला था, बट मैंने पहले ही बोल दिया था कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, तो एक एक बंडल आ रहा है एनर्जी का जो एक एक इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, और उस बंडल को मैंने बोल दिया था फोटोन। तो अगर एक बंडल के पास एनर्जी ई है और टोटल एन बंडल्स है, तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन ई। अब ये जो बंडल है एक, इसको बोल दो फोटोन, और एक बंडल की जो एनर्जी है उसको बोल दो एच न्यू। तो एक बंडल यानी एक क्वांटम ऑफ एनर्जी एच न्यू के बराबर है, और एन बंडल्स मतलब तुम्हारे पास एन फोटॉन्स है, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन इंटू एच न्यू। और एक बंडल की जो एनर्जी है एच न्यू इज एच सी बाय लेमडा। अब यहाँ पे एच सी की वैल्यू याद कर लो, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये तुम्हारे को हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। एच सी की वैल्यू है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। हम कल वापस से क्लास यहीं से शुरू करेंगे, एच सी की वैल्यू तुम्हारे को याद हो जानी चाहिए, इससे तुम्हारे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगे। यहाँ पे इसकी जो यूनिट मैंने ली है, जूल नहीं लेके इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया है, और मीटर नहीं लेके एंगस्ट्रॉम लिया है। सो कि ये जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, बहुत इजीली हम इसको यूज करेंगे। इससे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी और वेवलेंथ सीधी सीधी एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी, तुम्हारे को ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। हम क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे।